हो। लेकिन शरीर और मन चेतना की बात तो मैं बता ही रहा हूँ, तो शरीर तो महत्वपूर्ण हो ही गया। अब शरीर का रख रखाव, शरीर को स्वस्थ बनाने के सारे ढंग, वो सब तो अपनाने ही पड़ेंगे अपने विवेक के साथ। शरीर के लिए एक निश्चित किस्म का व्यायाम, आहार, वो सारी चीज़ें तो अपने विवेक से तय करनी ही पड़ेंगी। और योग उस मामले में निश्चित रूप से लाभदायक है और वो लोगों को अपने अपने ढंग से अपनाना चाहिए। लेकिन फिर और अगर गहरे जाएंगे, अगर कोई मन और चेतना के तल पे सचमुच में बहुत गहरे से काम कर रहा होगा तो शायद उसको उतनी ज़रूरत ना भी पड़े, ये भी संभव है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे अंदर की जो शक्ति है वही हमको बाहर तक धक्का दे रही है। लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति के लिए उचित यही है कि वो संतुलित मार्ग चुने, वो शरीर पर भी पूरा काम करे, मन पर भी काम करे और अपनी चेतना पर, वो तीनों तलों पर अपना काम करे। ये संतुलन सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल उचित है। लेकिन अगर हमको समझना और चुनना पड़े तो हमेशा हम गहरे तलों को चुनें, वो हमारे लिए ज़्यादा काम के होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अस्वस्थ हो जाए और बिस्तर पर पड़ा हो, तो उस समय वो योग भी नहीं कर पाएगा और कोई कसरत नहीं कर पाएगा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तब उसके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है वही उसको स्वस्थ बनाएगी, उसका विचार ही उसको स्वस्थ बनाएगा। तो उस समय उसकी जो मानसिक शक्ति है वो सबसे ज़्यादा काम की होगी, महत्वपूर्ण होगी। और चेतना के तल से देखा जाए, जितना उसका सजगता का तल होगा, होश का उसका जितना दायरा बड़ा होगा, स्वीकार का उसका जितना और समझ का तल गहरा होगा, चेतना के तल से वो चीज़ आएगी तो वो स्वास्थ्य लाएगी। तिब्बत जैसी जगहों पर जहाँ बहुत ठंडक पड़ती थी और बहुत बर्फ़ पड़ती थी और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा चारों तरफ बर्फ़ जमी होती थी कि लोग निकल ही नहीं पाते थे बाहर और कुछ कर नहीं पाते थे, तो वहाँ पर चूँकि वो पूरा का पूरा देश ही साधकों का देश था एक वक्त में, तो जितनी विजुअलाइजेशन पर आधारित विधियाँ हैं, अधिकतर विधियाँ वहीं विकसित करी उन लोगों ने, और वो सारी विधियाँ उनकी मानसिक शक्तियों पर खड़ी हुई हैं। अर्थात कभी कभी वो बंद हो गए अपने घर में, बाहर बर्फ़ है, निकल ही नहीं सकते, तो मानसिक रूप से विचरण कर लेंगे, इतनी इंटेंस। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो थॉट और एक्टिविटी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अगर उसका थॉट बहुत क्लियर हो तो हमारे शरीर और मन को पता चलता है कि चीज़ हो गई। तो विजुअलाइजेशन की जितनी विधियाँ थीं वो उधर उन्होंने इसी ढंग से निकाली। कई तो परिस्थितिवश निकली और कई उनकी साधना की खोजों से निकली। तो एक विधि उनकी ये भी सामान्य सी थी कि वो बैठे तो अपनी गुफा में हैं या अपने छोटे से कमरे में, लेकिन सब वो पहाड़ घूम रहे हैं, चढ़ रहे हैं और चले आ रहे हैं। अगर वो आधा घंटा इतनी इंटेंस विजुअलाइजेशन को कर लें तो कई बार शरीर पर उतना ही इम्पैक्ट आ जाएगा जितना चलने से आता है, और कई बार चलने से ज़्यादा आ जाएगा। कई बार वो अपने अंदर इतनी हीट पैदा कर लेंगे केवल विजुअलाइजेशन के कारण, कल्पना और सांसों का एक ढंग, कि उस बर्फ़ में पसीना निकलने लगेगा शरीर में। जो मेटाबॉलिक शरीर का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो विचार की और कल्पना की और उनकी धारणा की जो स्थितियाँ थीं वो बहुत ही प्रबल रहीं। योग में भी देखो, जब पतंजलि भी कह रहे हैं तो वो आसन के बाद बहुत आगे जाके धारणा की इस चीज़ को भी लाए हैं। धारणा वही है अंदर जाती हुई चीज़, यानी कि जब हमारा मन इतना फोकस्ड हो गया है तो वो धारणा से ही चीज़ों को पैदा कर सकता है। पतंजलि की चीज़ें अंदर जा रही हैं, एक बाहर का स्ट्रक्चर है और फिर अंदर जाता हुआ। धारणा के ठीक बाद फिर ध्यान आ गया, यानी कि आप बिल्कुल अपने केंद्र के नज़दीक आ गए, और उसके बाद समाधि आ गई, यानी कि आप चेतना के तल पर छलांग ले गए। तो सिस्टम यही है। सामान्य रूप से तो व्यक्ति संतुलन के साथ चले, लेकिन जब समझ आ जाए तो अपनी धारणा और अपने ध्यान का समुचित उपयोग करे। उसके लाभ बहुत ही ज़्यादा हैं जो शारीरिक तल से भी नहीं पैदा किए जा सकते। हजारों बीमारियां केवल धारणा से पैदा हो जाती हैं और धारणा से ठीक हो जाती हैं।
कई बार व्यक्ति अपने को कमज़ोर मान लेता है और कमज़ोर हो जाता है, कई बार वही व्यक्ति अपने को कमज़ोर नहीं मानता और कमज़ोर नहीं होता। तो पतंजलि ने भी इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है।